नमस्ते। ईरान में बीते 2 हफ्ते से जारी उथल पुथल तेजी से बढ़ती जा रही है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार ने ताकत का इस्तेमाल किया है। ईरान में प्रदर्शन के दौरान अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों गिरफ्तारियां हुई है। इससे अमेरिका के ईरान में दखल देने का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो वे इस मामले में कूद जाएंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर तेहरान की सड़कों पर क्या टूट रहा है? यह सिर्फ भीड़ है या ईरानी सत्ता की रीढ़? क्या यह महंगाई के खिलाफ गुस्सा है या खामनेई की धार्मिक तानाशाही के खिलाफ आखिरी चेतावनी? क्या यह स्वतः स्फूर्त जन आक्रोश है या इसके पीछे अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी ताकतों की सुनियोजित चाल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी नामुमकिन होती है? बीते 2 हफ्तों से ईरान में जो हो रहा है वह किसी एक शहर, एक वर्ग या एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। तेहरान, मसद, इस्फान, तबरीज, एवाज, सिराज और कुम जैसे शहरों में सड़कों पर उतरती भीड़ सिर्फ नारे नहीं लगा रही है, बल्कि 4 दशक पुरानी इस्लामिक सत्ता की नींव हिला रही है। सरकारी आंकड़े अब तक 35 मौतों की बात स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार यह संख्या 70 से 100 के बीच हो सकती है। करीब 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें छात्र, महिलाएं, फैक्ट्री वर्कर, शिक्षक और यहां तक कि कुछ पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था इस विस्फोट का असली ईंधन है। 2025 के अंत तक ईरान में महंगाई दर 48 से 52% के बीच पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजों की कीमतें पिछले 1 साल में औसतन 70% बढ़ चुकी है। रोटी, जो ईरानी आम आदमी की जिंदगी की बुनियाद है, उसकी कीमत 2023 की तुलना में लगभग 3 गुना हो चुकी है। बेरोजगारी दर आधिकारिक तौर पर 11% बताई जाती है, लेकिन युवाओं में यह 27 से 30% के आसपास है। विश्वविद्यालयों से निकलने वाला पढ़ा लिखा युवक टैक्सी चला रहा है या बेरोजगारी भत्ता मांग रहा है। ईरान की मुद्रा रियाल लगभग मरणासन अवस्था में है। 2018 में $1 के मुकाबले 42,000 रियाल था। 2023 में यह 2.5 लाख तक पहुंचा और अब काले बाजार में $1 के बदले 5 लाख रियाल तक मिल रहे हैं। इसका मतलब साफ है, लोगों की बचत जल चुकी है, तनख्वाह मजाक बन चुकी है और भविष्य धुंध में डूब गया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सिर्फ अर्थव्यवस्था ही मुद्रा होती तो यह गुस्सा पहले भी फूट सकता था। इस बार आग कहीं ज्यादा गहरी है। इस आंदोलन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि पहली बार खामनेई मुर्दाबाद और इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहिए जैसे नारे खुलकर लगाए जा रहे हैं। यह सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे वैचारिक ढांचे के खिलाफ विद्रोह है। 1979 की क्रांति के बाद से सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को धार्मिक सियासी देवता की तरह पेश किया गया, लेकिन आज वही खामनेई ईरानी युवाओं की नजर में सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। 85 साल के खामनेई बीमार हैं, सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है और उत्तराधिकारी को लेकर ईरान के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। ईरान की सत्ता संरचना अब भीतर से सड़ने लगी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC, जो अब तक खामनेई की सबसे मजबूत ढाल था, उसके भीतर भी असंतोष की खबरें सामने आ रही है। जूनियर अफसरों और आम सैनिकों के परिवार भी उसी महंगाई और बेरोजगारी का शिकार है जिससे आम जनता जूझ रही है। यही कारण है कि कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने गोली चलाने से इनकार किया या भीड़ को खुला रास्ता दे दिया। हालांकि तेहरान और कुम जैसे संवेदनशील इलाकों में अब भी बेरहमी से कार्रवाई हो रही है। महिलाओं की भूमिका इस आंदोलन को और विस्फोटक बना रही है। हिजाब कानून के खिलाफ शुरू हुआ गुस्सा अब सीधा सत्ता के सीने पर मुक्का बन चुका है। दर्जनों वीडियो सामने आए हैं, इनमें महिलाएं खुलेआम चादर जलाती दिख रही है। यह ईरान के लिए सांस्कृतिक भूकंप है। एक ऐसा देश जहां नैतिक पुलिस महिलाओं के कपड़ों तक पर पहरा देती रही है, वहां अब वही महिलाएं व्यवस्था को चुनौती दे रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का नाम क्यों गूंज रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यह बयान यूं ही नहीं आया। अमेरिका पहले ईरान पर 1500 से ज्यादा प्रतिबंध लगा चुका है। ईरान का तेल निर्यात 2017 के 25 लाख बैरल प्रतिदिन से गिरकर अब करीब 10 से 12 लाख बैरल प्रतिदिन पर सिमट गया है, वह भी ज्यादातर चीन को भरी छूट पर।
अमेरिका जानता है कि सीधी सैन्य कार्रवाई के बजाय आंतरिक विद्रोह ईरान को तोड़ने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। इजराइल भी इस खेल में पूरी तरह शामिल है। मोसाद पहले से ही ईरान के अंदर नेटवर्क बना चुका है। बीते वर्षों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, सैन्य ठिकानों पर रहस्यमयी हमले और साइबर अटैक इस बात का संकेत है कि ईरान अंदर से कितना असुरक्षित हो चुका है। लेकिन यहां एक और बड़ा खेल चल रहा है। खामनेई की नाकामी सिर्फ सड़कों पर नहीं दिख रही, बल्कि विदेश नीति में भी साफ झलक रही है। ईरान ने अरब दुनिया में अपनी पकड़ खोनी शुरू कर दी है। सऊदी अरब, जो कभी ईरान का कट्टर दुश्मन था, अब चीन की मध्यस्थता में बैलेंसिंग गेम खेल रहा है। रूस, जो यूक्रेन युद्ध में उलझा है, ईरान को सिर्फ ड्रोन सप्लायर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, रणनीतिक साझेदार की तरह नहीं। चीन भी ईरान से सस्ता तेल तो चाहता है, लेकिन उसकी इस्लामिक क्रांति बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। अब सवाल भारत के लिए क्यों अहम है? क्योंकि ईरान की अस्थिरता सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, चाबार पोर्ट और मध्य एशिया तक पहुंच की रणनीति को प्रभावित करती है। अगर ईरान गृह युद्ध या सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ता है तो पूरा मध्य पूर्व हिल जाएगा। तेल की कीमतें उछलेगी, होर्मुज स्ट्रेट पर खतरा बढ़ेगा और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कमजोर ईरान पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के लिए भी सिरदर्द बन सकता है, जो भारत विरोधी धुरी बनाने में लगे रहते हैं। आज ईरान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ता खतरनाक है। अगर खामनेई शक्ति बढ़ाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दखल और प्रतिबंधों का नया दौर शुरू होगा। अगर ढील देते हैं तो सत्ता हाथ से निकल सकती है। यह वही स्थिति है जिसे राजनीतिक भाषा में नो विन सिचुएशन कहा जाता है। ईरान की जनता अब डर के उस स्तर को पार कर चुकी है जहां से तानाशाही लौट नहीं पाती। तेहरान में मचा यह घमासान सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, यह उस पूरे इस्लामिक कट्टर मॉडल की असफलता की कहानी है जो धर्म के नाम पर जनता को दशकों तक कुचलता रहा। खामनेई फैल हो चुके हैं। सवाल सिर्फ यह है कि यह पतन कितनी तेजी और कितनी हिंसा के साथ होगा। दुनिया सांस रोक के देख रही है, लेकिन इतिहास गवाही देता है जब जनता उठती है तो सबसे मजबूत तानाशाह भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।